नमस्कार बच्चों। लास्ट लेक्चर पर हम हैलोजन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता दिया था, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव F2, देन Cl2, देन Br2 एंड द लास्ट I2। अब केमिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, रिएक्शन विद वाटर। अब फ्लोरीन जो है वो वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है और मिक्सचर देता है। किसका किसका मिक्सचर देता है बेटा? O2 एंड O3 का। तो यहाँ से HF बनेगा प्लस O2 एंड F2 पानी के साथ रिएक्ट करके O3 भी प्रोड्यूस करता है। तभी हम बोलते हैं कि O2 और O3 का हमें क्या मिलता है? मिक्सचर मिलता है। क्लियर है? बात करें Cl2 एंड Br2 की। X2 को हमने ले लिया Cl2 एंड Br2। Cl2 एंड Br2 हाईली सॉल्युबल नहीं है, बट दे आर सॉल्युबल इन पानी in the presence of sunlight and form HX प्लस HXO। और इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको कि ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। ऑक्सी एसिड्स आप पढ़ चुके हैं, ये अनस्टेबल्स होते हैं। क्लियर है? थर्मल स्टेबिलिटी कम होती। I2 जो है ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन अगर आपने इसमें KI मिला दिया, वही पुरानी बात, KI मिला दिया, तो ये KI3 नाम का एक आयोनिक कंपाउंड बनाता है और जो वाटर में डिसॉल्व होता है। वाटर में क्या होता है? डिसॉल्व होता है। समझ में आया? तो KI की प्रेजेंस में I2 की वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है रिएक्शन विद वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड दैट इज अ रिएक्शन विद अल्कली। सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन विद अल्कली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कई बार अब तक पूछा जा चुका है। रेडॉक्स में भी ये पढ़ते हैं, एस ब्लॉक में भी पढ़ते हैं और हैलोजन फैमिली में भी पढ़ते हैं। F2 अल्कली में डिसॉल्व होता है और F2 अल्कली में दो कंडीशन पर डिसॉल्व होता है। अल्कली कोल्ड डाइल्यूटेड है या फिर हॉट कंसंट्रेटेड है। अगर कोल्ड डाइल्यूटेड है तो देखो क्या बनेगा। कोल्ड डाइल्यूटेड है तो NaF आता है प्लस एक कंपाउंड बनता है OF2। याद रखना, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। OF2 हाइड्रोजन है, पानी रिलीज होगा। और अगर हॉट कंसंट्रेटेड है, NaOH हॉट कंसंट्रेटेड है, तो NaF प्लस O2 गैस रिलीज होती है प्लस H2। अब मैकेनिज्म नहीं समझा सकता मैं, इन दोनों पर बेस्ट क्वेश्चन पूछता है। यहाँ OF2 बनता है और यहाँ पर O2 बनता है। लेकिन F2 के अलावा अगर कोई दूसरा हैलोजन है लाइक Cl2, Br2, I2, अगर इनको हम अल्कली में डिसॉल्व करते हैं तो अल्कली फिर से दो कंडीशन में आएगा, कोल्ड डाइल्यूटेड एंड द सेकेंड वन इज अ हॉट कंसंट्रेटेड। कोल्ड डाइल्यूटेड एंड हॉट कंसंट्रेटेड। ध्यान से देखना। तो ये जो हैलोजन है ना, इसका अल्कली में दोनों ही कंडीशन में डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्प्रपोर्शनेशन। मतलब यही ऑक्सीडाइज होगा और यही रिड्यूस होगा। याद करने का तरीका क्या क्या बनता है? X माइनस XO माइनस, और हॉट कंडीशन में X माइनस XO3 माइनस। हाइड्रोजन है, पानी रिलीज होगा, पानी रिलीज होगा। X माइनस को हम हाइलाइट बोलते हैं। XO माइनस आप याद करो, इसको हाइपोहैलाइट बोलते हैं एंड दिस इज कॉल्ड हाइलेट। ये रेडॉक्स में सब सिखाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? हाइलेट। तो कोल्ड डाइल्यूटेड X माइनस XO माइनस, हॉट कंसंट्रेटेड X माइनस XO3 माइनस। क्लियर? दिस इज 0, दिस इज -1, दिस X इज +1। डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया। अगेन इस रिएक्शन के लिए देखो, दिस इज 0, दिस इज -1 एंड दिस X इज प्रेजेंट इन +5, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे मैंने कहा कि Cl2 की रिएक्शन NaOH के साथ करो और अलग अलग कंडीशन है। NaOH कोल्ड डाइल्यूटेड एंड द सेकेंड वन इज अ हॉट कंसंट्रेटेड। अब कोल्ड डाइल्यूटेड में क्या बनता था? X माइनस मतलब Cl माइनस मतलब NaCl प्लस XO माइनस मतलब ClO माइनस, दैट मीन्स NaClO प्लस H2। हेयर इज अगेन X माइनस Cl माइनस NaCl प्लस XO3 माइनस मतलब ClO3 माइनस, दैट मीन्स NaClO3 प्लस पानी। क्लियर? डिस्प्रोपोर्शनेशन देख लो, -1 +1, दिस इज 0, दिस इज -1 एंड दिस इज +5। वेरी इंपॉर्टेंट। X माइनस XO माइनस, हेयर इज X माइनस XO3 माइनस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्लियर? तो F2 का पैटर्न अलग है और बाकी सबका पैटर्न एक जैसा है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन विद अल्कली। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड रिएक्शन एंड द लास्ट रिएक्शन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन फैमिली, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप जानते हो यार कि जो मोर रिएक्टिव होता है
वो लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्ट के सोल्यूशन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस। तो इसे होना चाहिए मोर रिएक्टिव। अरे यार मक्खी तो नगर से ही पीछा कर रही, मोर रिएक्टिव। और ये जो X माइनस है इट शुड बी लेस रिएक्टिव। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव मतलब ये ऊपर वाला पाइज है, ऊपर वाला हैलोजन। लेस रिएक्टिव मतलब ये नीचे वाला हैलोजन चाहिए। तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्ट के सोल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर दिया, X डैश को डिस्प्लेस कर दिया और खुद अपना सॉल्ट बना लेगा। मतलब ये एक तरीके से रेडॉक्स भी है। देखो X 0 से -1 जा रहा है और X डैश -1 से 0 जा रहा है। क्लियर है। जैसे मैं आपसे कहूं कि F2 की रिएक्शन NaX के साथ करो। अब ये X कुछ भी हो सकता है, Cl Br I। ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला नीचे वाले को उसके सॉल्ट के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और खुद का सॉल्ट बना लेगा। खुद का क्या बना लेगा, सॉल्ट। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अगली रिएक्शन जैसे मैंने लिखा Br2 प्लस NaCl। अब ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो Br और Cl में Br नीचे वाला है और Cl ऊपर वाला है, ऊपर वाला। अब नीचे वाला यार इंसान ऊपर वाले भगवान को तो डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। नीचे वाला लेस रिएक्टिव, ऊपर वाला मोर रिएक्टिव। नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर वाला अगर ऐसा लिखा जाए, अब यहां पर ये है ऊपर वाला और Br है नीचे वाला, तो ऊपर वाला मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा और खुद का क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। द नेम ऑफ द रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या नाम है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हो गया इतना, ठीक है, ओके। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हुई हैलोजन फैमिली की। केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद अब हम इस पर एक कंपाउंड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओडलिंग। ओडलिंग ने ब्लीचिंग पाउडर को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया था, CaOCl Cl। क्वेश्चन पूछता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओडलिंग फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो दिस इज CaOCl Cl। एक्चुअल में जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, जो मॉडर्न फार्मूला उसका, वो कुछ ऐसा होता है, CaOCl Cl। नाम होता है इसका कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। समझ में आया इतना, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। ये कुछ ऐसा आयोनाइज होता है, Ca2+OCl- Cl-। रेडॉक्स में भी पढ़ते हैं, ये Cl-1 पर है और ये वाला Cl+1 पर है। तो ब्लीचिंग पाउडर में 2 क्लोरीन है और दोनों ही क्लोरीन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। एक क्लोरीन -1 पर है और दूसरा क्लोरीन +1 पर है। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इट इज अ मिक्स्ड सॉल्ट। कैसा सॉल्ट है, 2 अलग अलग एनायन है ना, तो 2 अलग अलग एसिड का बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन होकर ये सॉल्ट बना होगा। तो इट इज अ मिक्स्ड सॉल्ट ऑफ किसका, Cl- मतलब HCl एंड ClO- दैट मीन्स HClO। HCl एंड HClO ये 2 एसिड का ये मिक्स्ड सॉल्ट है। इन दोनों एसिड का न्यूट्रलाइजेशन कराया गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बन सकता है। क्लियर हो गया इतना, कोई डाउट है यहाँ तक नहीं। तो इट इज़ अ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। चलो इसके प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन, ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन का जो मेथड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। कैसे बनता है ब्लीचिंग पाउडर, तो जब हम ड्राई सेक्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ड्राई होना चाहिए। ड्राई सेक्ड लाइम में जब हम क्लोरीन गैस पास करते हैं तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O बनता है। इसी रिएक्शन को हो सकता है ऐसा भी लिखा गया हो, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। ऐसा भी लिखा हो सकता है Ca। अब ये इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म तो नहीं बोल सकता हूं, मैं सिर्फ ट्रिक बता सकता हूं। CaOCl का होल ट्वाइस प्लस CaCl2 समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। प्लस यहां से पानी रिलीज होगा, पानी। अब ये जो लिखा है अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, इसका दोनों को कंबाइंड करके सिंप्लीफाई करके लिखो, तो 2 कैल्शियम की जगह 1 लिखा Ca, 2 OCl का होल ट्वाइस है 1 लिखा और यहां से 1 Cl उठा लिया। मतलब ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इट इज अगेन
ब्लीचिंग पाउडर। ये अगेन क्या है बेटा? ब्लीचिंग पाउडर है। क्लियर है? तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन का मेथड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। क्लियर हो गया इतना? ओके। बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज की। तो चालू करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज देखो, ब्लीचिंग पाउडर हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की बहुत ज्यादा स्मेल होती है। किसकी जैसा स्मेल होता है इसकी? क्लोरीन की तरह। मतलब इसमें बहुत सारी अमाउंट ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट होती है। किसमें? ब्लीचिंग पाउडर में। ब्लीचिंग पाउडर इज सॉल्युबल इन वाटर एंड गिव्स मिल्की सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन? मिल्की सोल्यूशन ड्यू टू फ्री लाइम। जैसे ब्लीचिंग पाउडर, फार्मूला बताओ क्या होता है? CaOCl2। जब हम इसे पानी में डालते हैं, किस में डालते हैं? पानी में। तो यहाँ से हमें कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड मतलब Ca2+ मिलता है, प्लस यहाँ से क्या क्या मिलेगा? यहाँ आयन कौन कौन है? Cl- मतलब HOCl प्लस Cl- मतलब HCl। तो Ca2+ OCl- Cl- मतलब ये वाटर में डाल के आयोनाइज होकर अपने करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स बना लेगा। तो जो ये फ्री लाइम मिला, इसकी वजह से सोल्यूशन मिल्की होता है। अगर स्टेबिलिटी की बात करें, किसकी बात करें? स्टेबिलिटी। तो ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग it undergoes disproportionation. On long standing it undergoes disproportionation. Clear? Bleaching powder CaOCl2 long standing undergoes disproportionation and forms CaCl2 प्लस CaClO3 का होल ट्वाइस। यहाँ -1 + 1 दोनों है, हेयर इज a -1 एंड दिस इज +5। क्लोराइड एंड क्लोरेट का फार्मूला फॉर्मेशन करता, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ब्लीचिंग पाउडर is a very good oxidizing agent and bleaching action. It act as a bleaching agent. अब आगे सुनना, ब्लीचिंग पाउडर स्मॉल अमाउंट ऑफ, स्मॉल वेरी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड HCl एंड H2SO4 इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, उसी समय अपना ब्लीचिंग एक्शन शो करेगा। क्लियर? तो ब्लीचिंग पाउडर इन स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड HCl और डाइल्यूटेड H2SO4 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो कैसे, CaOCl2 प्लस HCl स्मॉल अमाउंट है, तो यहां से बनता है CaCl2 ध्यान से देखना, प्लस गौर से सुनते जाना मैं क्या क्या बोल रहा हूं, CaCl2 प्लस HOCl या इसी को HClO आप लिखते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड। या फिर CaCl2 रिएक्ट करे स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड H2SO4, यहां से क्या मिलेगा? CaSO4 मिलता है पहले, प्लस HCl प्लस HClO और दिस HClO इज अनस्टेबल। तो ब्लीचिंग पाउडर in diluted HCl और diluted H2SO4 in small amount release HClO अनस्टेबल होता है, रिलीज करता है नेसेंट ऑक्सीजन को, और नेसेंट ऑक्सीजन किसी कलर्ड मटेरियल को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देता है कलरलेस मटेरियल में। तो ये हो गया ब्लीचिंग एक्शन। कौन सा एक्शन हो गया? ब्लीचिंग एक्शन। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं, ठीक है। अब अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर की कुछ रिएक्शन देखना है तो देखो, H2S प्लस CaOCl2, इसमें डाइल्यूटेड एसिड मिला हुआ है। अब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फाइड को सल्फर में भेजता है, खुद को रिड्यूस करेगा CaCl2 में, खुद को रिड्यूस करेगा CaCl2 में प्लस H2। समझ में आ रहा है इतना? ठीक। जैसे NaNO3 लिखा, NaNO2 लिखा, नाइट्रेट में जाता है, इट विल फॉर्म NaNO3 प्लस CaCl2। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो ये कौन सा एक्शन हुआ? ब्लीचिंग एक्शन। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब अगर ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड एसिड है ना, इसको एक्सेस में कर दिया जाए, किस में कर दिया जाए? एक्सेस में, तो आगे देखो क्या होता है। पांचवी प्रॉपर्टी, इन एक्सेस ऑफ डाइल्यूटेड HCl और डाइल्यूटेड H2SO4 और CO2,
अगर डाइल्यूटेड HCl, डाइल्यूटेड H2SO4 और CO2 ये एक्सेस में प्रेजेंट है, देन ऑल द क्लोरीन की स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ना इसमें, तो बहुत सारी क्लोरीन प्रेजेंट होती है ब्लीचिंग पाउडर में। तो ब्लीचिंग पाउडर में जितनी भी क्लोरीन अवेलेबल होती है उस सारी क्लोरीन को ये रिलीज कर देता है। ऑल द क्लोरीन अवेलेबल इन ब्लीचिंग पाउडर इज रिलीज्ड। और ब्लीचिंग पाउडर में जितनी भी क्लोरीन अवेलेबल है वो जब रिलीज हो जाती है तो वो कहलाती है अवेलेबल क्लोरीन, उपलब्ध क्लोरीन, अवेलेबल क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का एक अच्छा सैंपल, गुड सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कंटेन 35 to 38% अवेलेबल क्लोरीन। फिजिकल केमिस्ट्री वॉलोमेट्रिक एनालिसिस पे इस पे क्वेश्चन बनता है, टाइट्रेशन पर अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं हम इसको, कैलकुलेशन किया जाता है अवेलेबल क्लोरीन का। ठीक है, अब क्योंकि फिजिकल की दृष्टि से तो हम पढ़ नहीं रहे, इनऑर्गेनिक की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो देखो CaOCl2 प्लस HCl। अब ये HCl एक्सेस में पहले स्मॉल अमाउंट में था, अब ये क्या बनाता है CaCl2, यहां से Cl आएगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस ब्लीचिंग पाउडर में जितना क्लोरीन प्रेजेंट है वो सब रिलीज हो जाएगा। CaOCl2 प्लस H2SO4, ये क्या बनाएगा CaSO4 प्लस, ध्यान से सुनना, H2O प्लस Cl2, ब्लीचिंग पाउडर प्लस CO2, CaCO3 प्लस Cl2। तो ये जो क्लोरीन है ये वो क्लोरीन है जो ब्लीचिंग पाउडर से रिलीज हो रहा, मतलब उसमें अवेलेबल था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन। क्या बोलते हैं इसको? अवेलेबल क्लोरीन। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन के बाद ब्लीचिंग पाउडर के बाद एक नेक्स्ट वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं पॉलीहाइलाइट्स। फ्लोरीन अपने पॉलीहाइलाइट्स का फॉर्मेशन नहीं करता क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल्स उपलब्ध नहीं है। बात करें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन दे फॉर्म देयर पॉलीहाइलाइट्स बिकॉज दे हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है तो पॉलीहाइलाइट्स नहीं बना सकता है। क्लियर? Cl3 माइनस बनाता है, Cl माइनस तो हाईलाइट हो गया, Cl3 माइनस ये पॉलीहाइलाइट है, Br3 माइनस, आयोडीन I3 माइनस एंड I5 माइनस, इस टाइप के पॉलीहाइलाइट्स बनाते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि CsBr3 एक्वस सोल्यूशन में कौन कौन से आयंस देंगे, CsBr3 कौन कौन से आयंस देंगे, तो कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं CS3 प्लस 3Br माइनस। ये सरासर गलत है। CsC से हम अल्कली मेटल है, 3 प्लस कैसे हो सकता है? CS प्लस ही रहेगा, एंड दिस इज Br3 माइनस, दिस इज करेक्ट। तो CsBr3 in its aqueous solution will furnished CS plus and Br3 minus, ट्राइब्रोमाइड आयन, पॉलीब्रोमाइड आयन। क्लियर है इतना? ठीक है। जैसे KI3 की बात की जाए, KI3 एक्वस सोल्यूशन पर KI3 विल फर्निश K प्लस I3 माइनस। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। तो पॉलीहाइलाइट्स काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेता है पॉलीहाइलाइट्स पर बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलीहाइलाइट्स के बाद नेक्स्ट 2 टर्म आते हैं, इसमें से पहला टर्म है सूडोहाइलाइट्स, और सूडोहाइलाइट्स जब डाइमराइज हो जाता है तो वो सूडो हैलोजन बनाता है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स हैलाइड। आप समझते हैं, सूडो हैलाइड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज तो हैलाइड जैसी होती है बट दे आर नॉट हैलाइड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फॉल्स हैलाइड या फिर सूडो हैलाइड। फिर से समझते हैं, सूडो हैलाइड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज तो हैलाइड जैसी होती है but they are not the halide, they just shows the property of halides, that's why they are called pseudo halides. Clear? Pseudo halides क्या होते हैं? Pseudo halides polyatomic anions होते हैं in which one atom is compulsory nitrogen and shows the
properties of a halide. That's why they are called pseudo halides. And these pseudo halides dimerizes and form. Dimerize होकर क्या बनाते हैं? सूडो हेलोजन बनाते हैं. क्लियर? ओके, आगे देखो. जैसे X माइनस को हम हैलाइड बोलते हैं तो हैलाइड है. X2 को हैलोजन बोलते हैं. आइड की जगह हैलाइड, हैलोजन. वैसे सूडो हैलाइड का एग्जांपल जैसे लिखा है Cn माइनस. अब ये पॉलीएटॉमिक एनायन है जिसमें एक एटम नाइट्रोजन है, तो ये सूडो हैलाइड होगा. इसका नाम साइनाइड होता है, साइनाइड. ए भी डाइमराइज हो जाएगा. तो हैलाइड से हैलोजन, वैसे साइनाइड से साइनोजेन. साइनाइड से क्या आएगा? साइनोजेन आ जाएगा. क्लियर हुआ इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं. ठीक है, आगे देखो. OCN माइनस, अगेन दिस इज अ पॉलीहैलाइड क्योंकि नाइट्रोजन है इसके पास. इसका नाम होता है साइनेट. साइनेट. ए भी डाइमराइज, OCN का होल ट्वाइस. इसका नाम होता है ऑक्सी साइनोजेन. ओ की जगह S लगाओ, SCN माइनस. ये थायोसाइनाइड कहलाता. थायोसाइनाइड. अगेन दिस इज अ सूडो हैलाइड बिकॉज नाइट्रोजन है. डाइमराइज हो जाएगा तो ये थायोसाइनोजेन कहलाएगा. थायोसाइनोजेन कहलाएगा. तो ये हो गए सूडो हैलाइड्स एंड ये हो गए सूडो हैलोजेंस. क्लियर हुआ इतना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं. अदर एग्जांपल्स की हम बात करेंगे तो अदर एग्जांपल हो सकते हैं इसके N3 माइनस, NC माइनस. पॉलीएटॉमिक है कि नहीं है? एक नाइट्रोजन है, कम से कम एक नाइट्रोजन चाहिए. क्लियर? और भी एग्जांपल कितने भी हो सकते हैं यार, अब सारे तो नहीं लिखे जा सकते. SeCN माइनस बिल्कुल हो सकता है. CH2N3 माइनस. ये जितने भी हैं पॉलीएटॉमिक एनायन जिसमें एक एटम नाइट्रोजन है वो सूडो हैलाइड कहलाएगा. क्लियर है? ठीक है. अब ये जो टॉपिक है हैलोजन फैमिली, ये यहाँ से ख़त्म होता है. आपको खुद से क्या करना है? Cl2 Br2 I2, Cl2 Br2 I2, इनका प्रिपरेशन और ब्लीचिंग पाउडर और इन सभी के यूजेस पढ़ने. Cl2 Br2 I2 का प्रिपरेशन और यूजेस. ब्लीचिंग पाउडर मैंने खुद आपको पढ़ा दिया है, आप उसके यूजेस पढ़ेंगे. क्लियर हो गया इतना? ठीक है. यूजेस इंपॉर्टेंट है थोड़ा, दैट्स वाई यू हैव टू लर्न द यूजेस ऑफ ऑल दिस कंपाउंड्स. क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट फैमिली जो हमारी चालू होगी दैट वन इज अ नोबल गैसेस. क्या नाम होगा? नोबल गैसेस. क्लियर है? ठीक है. लास्ट फैमिली ऑफ P ब्लॉक नोबल गैसेस, या इन्हें ही हम इनर्ट गैसेस कहते हैं. केमिकली इनर्ट होते हैं. दे आर प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर, दैट्स वाई दे आर आल्सो कॉल्ड रेयर गैसेस. इन्हें ही हम एरोजेंस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एरोजेंस. दे आर प्लेस्ड इन ग्रुप 0th और ग्रुप नंबर 18th. एंड इन ये जो नोबल गैसेस हैं, इन नोबल गैसेस की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है, वो क्रेडिट दिया गया था विलियम रामसे को. विलियम रामसे. The credit of discovery of noble gases was given to the William Ramsay. क्लियर हो गया इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ऑक्टेट कंप्लीट होता है नोबल गैसेस का. नोबल गैस NH2 NP6. वैलेंस सेल पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8. एलिमेंट्स लिखता हूं मैं. हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन. पढ़ो क्या क्या लिखा है? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन. हीलियम 2, नियॉन 10, दिस इज 18, 36, 54 एंड दिस इज 86. एटॉमिक नंबर सबको याद होने चाहिए नोबल गैसेस के, विदाउट ट्रिक भी याद होने चाहिए. 2, 10, 18, 36, 54, 86. समझ में आया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं. आगे बढ़ते हैं. हीलियम सबसे ज़्यादा सन के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. सन के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. कौन है? हीलियम. सबसे ज्यादा अमाउंट इसका कहां पर है? सन के एटमॉस्फेयर में. क्लियर हुआ इतना? ठीक है. नियॉन का नाम नियॉन इसलिए लिखा गया था बिकॉज दिस वॉज न्यूली डिस्कवर्ड. क्लियर है? थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन. ये जो आर्गॉन है
ये सबसे लेजी गैस है। लेजी मतलब हाईली अनरिएक्टिव, हाईली अनरिएक्टिव, तभी इसको लेजी गैस बोला गया। ये जो क्रिप्टॉन है इसको हिडन गैस भी बोलते हैं। अब ये सब ये नाम सब इसकी डिस्कवरी और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। जीनॉन को हम लोग स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। कौन सी गैस बोलते हैं? स्ट्रेंजर गैस। क्लियर? दिस जो रेडॉन है, रेडॉन ये रेडियो एक्टिव होता है। दिस इज रेडियो एक्टिव। क्लियर हुआ इतना? ठीक। एंड दिस रेडॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय डोर्न। किसने डिस्कवर किया था इसको? डोर्न ने डिस्कवर किया था, DORN, बाय रेडियम। रेडियम की हेल्प से डोर्न ने रेडॉन को डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया था? तो ये जो रेडियम था ना, रेडियम ये जब एक अल्फा पार्टिकल को रिमूव करता था तो ये कन्वर्ट हो जा रहा था रेडॉन में। किस में कन्वर्ट हो जा रहा था? रेडॉन में। बैलेंस कर लो, दिस विल बी 86 एंड दिस विल बी 222। क्लियर? तो रेडॉन को किसने डिस्कवर किया? डोर्न ने डिस्कवर किया। किस एलिमेंट की हेल्प से डिस्कवर किया? रेडियम की हेल्प से डिस्कवर किया। रेडियम एक अल्फा पार्टिकल को रिमूव करके कन्वर्ट हो गया था किसमें? रेडॉन में। क्लियर हुआ इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। हीलियम का 1s2। नियॉन का क्या होगा? हीलियम। ये कौन से पीरियड में? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सेकेंड पीरियड, अरे यार ये तो सेकेंड पीरियड 2s2 2p6। इसका क्या होगा? नियॉन। थर्ड पीरियड 3s2 3p6। ये कौन सा पीरियड है? फोर्थ पीरियड। तो यहाँ पर आ जाएगा आर्गॉन। फोर्थ पीरियड पर D कूद जाता है, 3d10 4s2 4p6। इट विल बी क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p6 एंड इसका हो जाएगा जीनॉन। सिक्स्थ पीरियड F आ जाएगा 4f14 5d10 6s2 6p6। आज इसका खून करता मैं। समझ गए इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ठीक है। इसमें से जो ऊपर की 5 गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, 5 गैसेस, रेडॉन को छोड़ दो, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये जो 5 गैसेस हैं, ये 5 गैसेस एटमॉस्फेयर में बहुत कम अमाउंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन वेरी लेस अमाउंट। क्वेश्चन, कौन सी गैस है जो कौन सी नोबल गैस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं है? आंसर रेडॉन। रेडॉन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं है, बाकी सब एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। समझ में आया? दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रेयर गैसेस। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? रेयर गैसेस। कितना प्रेजेंट है? तो दे आर प्रेजेंट 1% बाई वॉल्यूम ऑफ एयर। 1% बाई वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम एयर के वॉल्यूम का 1% जो है वो रेयर गैसेस है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। और एयर, ये जो नोबल गैसेस, इनका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, या फिर मैं बोलूं कि इन 5 नोबल गैसेस में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर्गॉन का है और ये अकेले 0.934% प्रेजेंट है। फिर से इसको समझेंगे। व्हाई नोबल गैसेस आर कॉल्ड रेयर गैसेस? बिकॉज एक्सेप्ट रेडॉन all the noble gases are present in very less amount in the atmosphere. They are present 1% by volume of the air and 1% noble gases हैं जिसमें से 0.934% तो आर्गॉन ही होता है। 0.93% क्या होता है? आर्गॉन होता है। समझ में आया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद नेक्स्ट आएगा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, नोबल गैसेस की जो रेडियस होती है सबसे ज़्यादा होती है अपने पीरियड में, लार्जेस्ट इन इट्स पीरियड ड्यू टू वंडरवॉल रेडियस। नोबल गैसेस में कौन सी रेडियस प्रेजेंट होती है? वंडरवॉल रेडियस। एंड वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ी रेडियस होती है। समझ में आया? तो किसी भी पीरियड में सबसे ज़्यादा रेडियस किसकी होती है? नोबल गैसेस की। और नोबल गैसेस में ऊपर से नीचे जाने पर इसका सिंबल है ऑन गोइंग टॉप टू डाउन, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ऊपर से नीचे जाने पर किसी भी फैमिली में रेडियस क्या करती है? इंक्रीज करती है। रेडियस क्या करती है? इंक्रीज करती है। क्लियर है?
इसका नेक्स्ट आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर अगर ध्यान दो तो इसके पास फुलफिल्ड सबसेल है, फुलफिल्ड सबसेल है, और फुलफिल्ड सबसेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स वाई दे हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन इट्स पीरियड। इन इट्स पीरियड, किसी भी पीरियड में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? नोबल गैसेस की होती है। अगली बात, ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज करता है, अट्रैक्शन डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो सेल तो जो आउटर मोस्ट सेल है वो तो कंप्लीट है, मतलब इनको इलेक्ट्रॉन की कोई चाहत नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है। लेकिन फिर भी अगर आप ज़बरदस्ती इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाएंगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव होगी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव। इनके पास इलेक्ट्रॉन की कोई चाहत नहीं है, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती इनको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू स्टेबल या फिर ड्यू टू फुलफिल्ड सबसेल या फुलफिल्ड सेल, कुछ भी बोलो, सबसेल भी फुलफिल्ड है, सेल भी फुलफिल्ड है। क्लियर हुआ? फुलफिल्ड सबसेल। क्लियर हुआ इतना? ठीक। और किसी भी परिवार में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है, ये पुरानी बात है। नेक्स्ट बात करेंगे एटॉमिसिटी की। एटॉमिसिटी, अब ये जितनी भी गैसेस है सभी मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है। ये सब डाई एटॉमिक क्यों नहीं हो सकते? मतलब Ne2 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि MOT थ्योरी अप्लाई करो, बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब नियॉन इज नॉट डायटोमिक, इट इज मोनोएटॉमिक। अगर हम मोलर हीट कैपेसिटी रेशियो गामा की बात करें तो गामा इज द रेशियो ऑफ CpCv और ये वैल्यू 1.66 होती है। तो नोबल गैसेस के लिए गामा की वैल्यू जो है 1.66 ये भी सजेस्ट करती है कि ये सभी क्या होंगे? मोनोएटॉमिक होंगे। कैसे होंगे? मोनोएटॉमिक। तो ये बात हो गई एटॉमिसिटी की। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, ओके। एटॉमिसिटी के बाद नेक्स्ट टर्म आता है ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। काफी इंपॉर्टेंट है ये सब जनरल ट्रेंड्स। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, नोबल गैसेस को लिक्विफाई करना बहुत ही मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों? तो लिक्विफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और नोबल गैसेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, मतलब किसी डब्बे में अगर नियॉन भरा है तो नियॉन और नियॉन के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे वीकेस्ट वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ के रखा है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो लिक्विफिकेशन करना आसान नहीं होगा। वेरी डिफिकल्ट टू लिक्विफाई ड्यू टू वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आया? नोबल गैसेस के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? तो इनके बीच में होता है इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोला? इंड्यूस्ड गलत हुआ, इंड्यूस्ड डाइपोल नहीं, पहले आएगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल। मतलब एट इंस्टेंट नियॉन में डाइपोल बना और उसने दूसरे नियॉन में डाइपोल को इंड्यूस कर दिया, मतलब इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। केमिकल बॉन्डिंग में इस अट्रैक्शन फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इट इज द वीकेस्ट, इसी को तो वंडरवॉल फोर्स बोलते हैं ना, इट इज द वीकेस्ट वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर हुआ इतना? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो अगर डब्बे में नियॉन भरा हुआ है तो नियॉन के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स होगा? इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, जो सबसे कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से इनको लिक्विफाई करना आसान नहीं है। क्लियर हो गया इतना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। आगे, ये जो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट। क्यों होता है? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मॉलिक्यूलर वेट के साथ साथ बढ़ रहा है तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी बढ़ेगा। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन मतलब यहां से समझो, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा, वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा तो लिक्विफाई करना आसान होता जाएगा। और अगर फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो नोबल गैसेस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा, तो वेरी डिफिकल्ट टू लिक्विफाई एंड हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो गया इतना?
कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं, ठीक है। अगर मैं सारी गैसेस को लिखूं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन कंपैरिजन में नहीं आएगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर ये मोनोएटॉमिक है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वंडर वॉल फोर्स बढ़ेगा, तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इंक्रीज करेगा, और जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। सबसे आसान है किसको लिक्विफाई करना है? जीनॉन को। और सबसे घटिया है, सबसे कम चांसेस है किसको लिक्विफाई होने का? हीलियम को। समझ में आया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। तो ये हो गया ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। एज वेल एज साथ में आपने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट आएगा सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, noble gases are slightly soluble in water। क्यों slightly soluble in water है? ड्यू टू वीक वाटर का डाइपोल, जिसने नोबल गैसेस में एक डाइपोल को इंड्यूस किया, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। समझ में आया? एंड ऊपर से नीचे जाने पर जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या करती है? इनक्रीज करती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे जो अट्रैक्शन फोर्स है मॉलिक्यूलर वेट के साथ साथ बढ़ता जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पोलराइजेबिलिटी। ये जो नोबल गैसेस हैं ऊपर से नीचे जाने पर इनकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो इंक्रीज करती है। पोलराइजेबिलिटी हम केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक। नेक्स्ट वन इज इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ये सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। नोबल गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कमजोर होता है, तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन लो होगा। ऊपर से नीचे जाने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ये जो है ये इंक्रीज करेगा। फिर से देखो, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नियॉन नियॉन के बीच में, तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो या इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगा वो लो होगा। लेकिन सारी नोबल गैसेस में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इसलिए इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट वन इज एडजॉर्प्शन, सरफेस केमिस्ट्री का वर्ड एडजॉर्प्शन ओवर चारकोल। अगर हम नोबल गैसेस के मिक्सचर में एक चारकोल का पीस डालते हैं, किसका पीस डालते हैं? चारकोल का, तो हीलियम को छोड़कर बाकी सारी गैसेस अलग अलग सुटेबल टेम्परेचर पर एड्सॉर्ब हो जाती हैं, एक्सेप्ट हीलियम। क्या बोला? एक्सेप्ट हीलियम, ऑल नोबल गैसेस एड्सॉर्ब्ड ओवर कोकोनट चारकोल। कोकोनट चारकोल। समझ में आया? तो उस नोबल गैस का नाम बताओ जो कोकोनट चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब नहीं होती, नाम है उसका हीलियम। हीलियम कभी भी एड्सॉर्ब्ड नहीं होती, और इनकी जो एड्सॉर्बिंग पावर है, एड्सॉर्बिंग कैपेसिटी है इन द सरफेस ऑफ चारकोल, वो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। हीलियम तो एड्सॉर्ब ही नहीं होती। सबसे ज़्यादा कौन एड्सॉर्ब होता है? जीनॉन। जीनॉन के बाद क्रिप्टॉन, देन आर्गॉन एंड देन नियॉन। याद रखना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एड्सॉर्प्शन ओवर चारकोल, कौन सी गैस एड्सॉर्ब नहीं होती? हीलियम एड्सॉर्ब नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि एयर में 1% बाई वॉल्यूम नोबल गैसेस होती। एयर में 1% बाई वॉल्यूम नोबल गैसेस होती। तो एयर से नोबल गैस को हमें आइसोलेट करना है। क्या करना है? आइसोलेट करना है, और बाद में हम उन्हें सेपरेट कर देंगे। क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे, तो सब अलग अलग मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज आइसोलेशन ऑफ नोबल गैसेस फ्रॉम, कहां से? एयर से। कई सारे मेथड्स थे, जिसमें से जो मेथड हमारे सिलेबस में है, जो हमको पढ़ना है, उस मेथड का नाम है फिशर रेंज प्रोसेस या फिशर रेंज मेथड। फिशर रेंज मेथड से क्या होता है? एयर से नोबल गैसेस को हम क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं। अब देखो कैसे करते हैं।
एयर में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट प्लस O2, N2 के बाद क्या आता है O2, CO2 भी रहता है, वाटर के वेपर्स मॉइस्चर भी है, और 1% बाई वॉल्यूम नोबल गैसेस तो प्रेजेंट ही है। अब हमने क्या किया, एयर में अनहाइड्रस CaCl2 ऐड कर दिया। तो CaCl2 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेगा। किसको एब्सॉर्ब कर लेगा, मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेगा। क्लियर हुआ। तो अनहाइड्रस CaCl2 को ऐड किया तो एयर में अब हमारे पास मॉइस्चर फ्री एयर आ गई, मॉइस्चर फ्री एयर। इस मॉइस्चर फ्री एयर में हम 90% CaC2 एंड 10% CaCl2 ऐड करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, याद करो, इसको पूछा जाता है। 90% CaC2 एंड 10% CaCl2 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये जो मिक्सचर है वो मॉइस्चर फ्री एयर से N2 और O2 को रिमूव कर देता है। किसको रिमूव कर देता है, N2 और O2 को रिमूव कर देता है। क्लियर है, कैसे रिमूव करता है, तो CaC2 प्लस N2, नाइट्रोजन फैमिली में रिएक्शन पढ़ाई थी, CaCN2 प्लस C बनता है। हम इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम साइनामाइड बोलते हैं, या नाइट्रोलियम नाम का फर्टिलाइजर बनता। ये जो कार्बन आया ये O2 के साथ, ये देखो N2 रिमूव हो गया, C प्लस O2 CO बन सकता है, या C प्लस O2 ये जो कार्बन आया O2 के साथ कंबाइंड होकर CO बना सकता है, या CO2 बना सकता है, या फिर CO हाफ O2 के साथ कंबाइंड होकर CO2 बना सकता है। क्लियर है। तो बेसिकली O2 और N2 रिमूव हो चुका है, O2 N2 रिमूव हो चुका। तो जो एयर है अब उसमें क्या क्या बचा, उसमें CO है, CO2 है, CO है, CO2 है, क्या क्या रिमूव हो चुका, N2 गया, O2 गया, वाटर वेपर गया, CO आया, CO2 तो पहले से ही है, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें इस एयर में हम कॉपर का ऑक्साइड ऐड कर देते हैं। कॉपर का ऑक्साइड क्या करता है, CO2 को रिमूव करता है। कैसे रिमूव करता है, ऐसे रिमूव करता है, CuO प्लस, गलत, CO2 नहीं, CO को रिमूव करता है, CO को रिमूव करता है। ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद को क्या कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है। क्लियर। तो अब हमारे पास जो एयर आई उससे CO गायब हो चुका है, CO गायब हो चुका। CO किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 में। CO2 पहले से भी था और नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम KOH ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, KOH। पढ़ने का तरीका देखो, ARI जिसमें CO2 और नोबल गैसेस है उसमें हमने KOH ऐड किया, कर दिया। KOH बेस है, CO2 एसिडिक है। KOH CO2 को रिमूव कर देता है, CO2 को रिमूव कर देगा। क्या बनाता है, K2CO3 जो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, प्लस बनेगा वाटर। मतलब CO2 रिमूव होने के बाद जो एयर आई उसमें नोबल गैस है प्लस मॉइस्चर है, वाटर आ गया ना, ये मॉइस्चर है, नोबल गैस और मॉइस्चर है। इस एयर को हम ड्राई करवाते हैं, ड्राइड ओवर P2O5। ये P2O5 क्या करता है, इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें एयर मिल जाती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस ही होती हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन होंगी। मिक्सचर मिलता है, रेडॉन तो हो नहीं सकती है। क्लियर है। तो फिशर रेंज प्रोसेस में सबसे पहले क्या मिलाते हैं हम, अनहाइड्रस CaCl2। अनहाइड्रस CaCl2 मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर फ्री एयर में 10% CaC2 एंड 90% CaC2 एंड 10% CaCl2 हम ऐड करते हैं, तो N2O2 रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पर एक काम पूछता है, CaCl2 का काम क्या है, 10% CaCl2 का काम क्या है। इस 10% CaCl2 का काम है इन रिएक्शंस के टेम्परेचर को डिक्रीज करना। कितना डिक्रीज कर देता है, 1000 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस में होने के लिए बाध्य करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ 10% CaCl2 इन फिशर रेंज प्रोसेस, टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम 1000 डिग्री सेल्सियस टू 800 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया इतना, फिर से सुन लो। एयर में अनहाइड्रस CaCl2 पास किया, मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया। मॉइस्चर फ्री एयर में 90% CaC2 और 10% CaCl2 ऐड किया, N2O2 रिमूव हो गया। अब जो एयर आई उसमें CuO ऐड कर दिया, CuO ने CO को रिमूव किया। जो एयर आई उसमें KOH ऐड किया, KOH CO2 को रिमूव करता है।
CO2 को रिमूव करने के चक्कर में मॉइस्चर आ गया तो उसको ड्राई करते हैं ओवर द P2O5, हमारे पास नोबल गैसेस आ गई। क्या आ गई? नोबल गैसेस। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, क्लियर। अब ये जो नोबल गैसेस का मिक्सचर है, ये नोबल गैसेस एयर से आइसोलेट हो गई। अब इन नोबल गैसेस को हम एक दूसरे से सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे से सेपरेट करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा दैट विल बी सेपरेशन ऑफ नोबल गैसेस। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? सेपरेशन ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का क्या करना है? हमें सेपरेशन करना। बात समझ में आया इतना? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। नोबल गैसेस के सेपरेशन में हम लोग यूज करते हैं एक मेथड जिसका नाम होता है डेवर्स। क्या नाम होता है? देवर नहीं, डेवर्स। ध्यान से सुनना, डेवर्स। कोकोनट, चारकोल, एडजॉर्प्शन मेथड। याद है ना, नोबल गैसेस चारकोल में एड्जॉर्ब हो जाती है, तो बस वही एक मेथड यूज किया, डेवर्स, कोकोनट, चारकोल, एडजॉर्प्शन मेथड। एडजॉर्प्शन मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द नोबल गैसेस फ्रॉम ईच अदर। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहां तक? नहीं। ओके। अब ये जो मेथड है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर पर